के मुताबिक चीन ने विस्तृत रिपोर्ट बनाकर पाकिस्तान को भेजी है और अपनी सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की पाकिस्तान में मांग की है। चीन ने अपने इस प्लान को कवर अप करने के लिए रिपोर्ट में ये जोड़ा है कि दरअसल चीन पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी अभियानों में सैन्य मदद भेजना चाहता है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर के मुताबिक चीन अपने हजारों कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सेना भेजना चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। दरअसल बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA के लगातार हमले और चीन के नागरिकों को टारगेट किए जाने से चीन टेंशन में है। पाकिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं और चीन के अरबों डॉलर फंसे हुए हैं। इसीलिए चीन अब पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात करना चाहता है। सवाल है कि क्या अगर चीन पाकिस्तान में अपनी आर्मी उतार देता है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? इसे समझने के लिए आप इस मैप पर गौर कीजिए। देखिए कि CPAC प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, POK होते हुए कहां से वो पाकिस्तान के भीतर से गुजरता है। दरअसल ये एक रोड कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है जो चीन का प्रोजेक्ट है और ये चीन के काशगर से शुरू होता है और POK में गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करता है, इस्लामाबाद लाहौर होते हुए ग्वादर पोर्ट तक जाता है। वहीं भारत के लिए यह चिंता की बात पैदा करता है। अगर चीनी सैनिक पाकिस्तान के भीतर इस रूट पर तैनात होते हैं तो इससे भारत की सुरक्षा की चिंताएं बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान में तैनाती के बहाने वो भारत की सैन्य जासूसी कर सकते हैं। POK में चीन की मौजूदगी है और POK जिसको कि भारत को वापस लेना है, भारत की दावेदारी है और एक न एक दिन वो भारत का हिस्सा बनेगा। तो वहां पर अगर चीन आकर मौजूद हो जाता है और अपनी सेना के साथ मौजूद होता है तो ये फिर परिस्थितियां जटिल बनेगी। इसके अलावा लाहौर तक चीनी सेना की यहां पर तैनाती हो सकती है इस रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए और ग्वादर पोर्ट तक, यानी पूरे पाकिस्तान में से लाइन गुजर रही है और जो लाहौर का बॉर्डर है वो बिल्कुल भारत को छूता हुआ है और यहां से ये काफी लंबी दूरी तय करती है ये सड़क और इस पर चीनी सैनिक होंगे तो फिर भारत तक चीनी सैनिकों की पहुंच को आसान कर देगी। तो खासकर लाहौर से चीन को भारत के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए जमीनी रास्ता मिल जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से यह भारत के लिए दूसरी बड़ी चिंता की बात है। हालांकि भारत इस मामले पर अभी से सतर्क हो गया है। बीजिंग द्वारा इस्लामाबाद को पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों को भेजे एक लिखित प्रस्ताव में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहायता करने और संयुक्त हमले करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों और सैन्य बलों को एक दूसरे के इलाके में भेजने की इजाजत का जिक्र किया गया है। हालांकि जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की एजेंसियां चीन के इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। लेकिन सवाल है कि क्या भारत चुप बैठा रहेगा या इस मामले में भारत को भी तुरंत कोई कदम उठाने की जरूरत है? अगर जरूरत है तो फिर सवाल है कि भारत के पास क्या क्या विकल्प हैं। ये भी हम आज समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI। दरअसल आधिकारिक तौर पर 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसे लॉन्च किया था। चीन की चारों ओर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए एक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना के तौर पर इसे शुरू किया गया। ये योजना शुरू में प्राचीन सिल्क रोड से कहीं आगे एक तरफ लैटिन अमेरिका अफ्रीका तक फैली हुई है तो दूसरी तरफ यूरोप तक। हालांकि बाद में और कई देशों ने, ज्यादातर देशों ने खुद को इस परियोजना से अलग कर लिया। लेकिन ग्रिफिथ एशिया इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट बताती है कि 2023 के अंत तक BRI पर खर्च होने वाली रकम $1 ट्रिलियन को पार कर गई थी। BRI परियोजना में अब तक सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिला हुआ है। BRI के पाकिस्तानी हिस्से को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। यही CPEC है जिसे इस नाम से जाना जाता है। कई सालों तक चलने वाली ये परियोजना $62 बिलियन की है और इसका मकसद पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, संचार और ऊर्जा नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है। लेकिन इस रास्ते दरअसल चीन को अपने प्रोडक्ट को खपाने के लिए बाजारों तक पहुंच बनाना है। खास बात यह है कि भले ये काम पाकिस्तान में हो रहे हों लेकिन इस सब पर चीन की पकड़ बनी रहने वाली है। उदाहरण के लिए ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी का अब संचालन चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी करती है। पाकिस्तान ने 2017 में ही
इस ग्वादर पोर्ट को 2057 तक के लिए चीनी सरकार को पट्टी पर दे दिया। तो ये भी साफ तौर पे माना जा रहा है कि जिस तरीके से चीन इस पूरे पाकिस्तान में ये इस डेवलपमेंट के नाम पर सड़कें बना रहा है, दरअसल उसके जरिए पाकिस्तान इस पूरे इलाके में अपने व्यापार के लिए मार्केट तो तलाश ही रहा है, माल को पहुंचाने के लिए रास्ता तो बना ही रहा है, साथ ही सामरिक तौर पर भी इसका फायदा वो लेने की कोशिश में है। अब ये भी जानिए कि सीपीएसी के जरिए चीन पाकिस्तान के भीतर क्या क्या कर रहा है। पाकिस्तान में चीन 6 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है। चीन और पाकिस्तान को जोड़ने के लिए चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहा है। 470 मेगावाट का मोहम्मद बांध बना रहा है। 4320 मेगावाट बिजली क्षमता वाला दासू बांध बनाया जा रहा है और 4800 मेगावाट बिजली क्षमता वाला डायमर पापा बांध भी बनाया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस सब से भारत के लिए ये अपने आप में भारत के लिए ये कितनी चिंता की बात हो सकती है। अगर वाकई पाकिस्तान इस बात के लिए अग्री हो जाता है तो पीओके से लेकर पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में चीनी सैनिक पहुंचेंगे और ये भारत के लिए क्या है। आइए समझते हैं संजीव श्रीवास्तव जी से, जो मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, और आकाश जिंदल इकोनॉमिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो आप हमें यह बताएं कि क्या ये जो खबर आ रही है इसके मायने क्या क्या, किस तौर पर यह भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है अगर चीनी सैनिक पीओके से लेकर के और पाकिस्तान के अलग हिस्सों में आ जाते हैं। देखिए, जहां तक पाकिस्तान के संदर्भ में चाइना के मंसूबों का प्रश्न है, तो चाइना जाहिर है कि पाकिस्तान को एक अपने उपनिवेश के तौर पर विकसित करना चाह रहा है। उस पे अपने औपनिवेशिक शासन स्थापित करने के उसके अल्टीमेट मंसूबे हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और जो BRI, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि चाइना के अति महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक सिग्नेचर प्लान है, 2013 से उन्होंने शुरू किया था। ये इसेंशियली अजय जी एक औपनिवेशिक प्लान है और इसके माध्यम से चाइना पूरे विश्व में जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको डेब्ट ट्रैप में फंसाता है। ये चाइना इसके माध्यम से प्रीडेटरी इकोनॉमिक्स कंडक्ट करता है और अनेक राष्ट्रों को अपने कर्ज के जाल में फंसा करके, जाहिर है कि ये पैसा वो चाइना जो देता है वो अनुदान में नहीं देता है, वो कर्ज के तौर पर देता है और इसकी ये वसूली भी करेगा। और ये जो कर्ज की जो शर्तें होती हैं वो बिल्कुल ही गुप्त रखी जाती हैं। इस जो कर्ज की में जो ब्याज की दरें होती हैं काफी ऊंची होती हैं। जो अन्य जो एजेंसी से जो विश्व समुदाय के राष्ट्रों को कर्ज मिलता है उससे कहीं ज्यादा ब्याज इस चाइना के कर्ज में वो वसूलता है। तो ये जो चाइना का ये प्लान है उसका एक आर्थिक औपनिवेशिक प्लान है और जब कोई भी राष्ट्र चाइना के डेब्ट ट्रैप में एक बार फंस जाता है तो उसकी टेरिटरी पर भी वो क्लेम करता है और निसंदेह उसके ऐसे ही प्लान है। और जो ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अब चाइना अपने सैनिकों की भी तैनाती वहां पे करेगा, जाहिर है कि ये पूरे चाइना के द्वारा पाकिस्तान को अपनी जद में लेने का जो उसका मंसूबा है उसी के तहत किया जा रहा है। चाइना ने कर्ज के पैसे तो वहां पर लगाए ही पाकिस्तान में, सीपीईसी में जो कि BRI का पार्ट है, उसमें अपने इंजीनियर्स को, अपने वर्कर्स को भी वहां पर भेजा ताकि वहां पर वो अपने जो भी बेसिस वगैरह को बना सके और उसके बाद अब सैनिकों को भी भेज रहा है। लेकिन जहां तक भारत की बात है तो निसंदेह ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है और यदि चाइना पीओके में इस तरीके के सैनिक भेज रहा है तो ये भारत की सॉवरेनिटी का वायलेशन है, क्योंकि पीओके भारत की टेरिटरी है और भारत ने लगातार इस बात का विरोध किया है कि चाइना क्यों और किस आधार पर वो पीओके में जो अपने प्रोजेक्ट चला रहा है। जाहिर है कि भारत की टेरिटरी पर बिना भारत की अनुमति के वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से भारत ने चाइना के BRI को कभी भी स्वीकार नहीं किया और भारत की सॉवरेनिटी का ये उल्लंघन भी करता है। तो ये जो BRI का जो पूरा चरित्र है वो भारत अच्छी तरह से समझता है और इस लिहाज से
ये जो भारत के लिए ठीक है। भी चिंता का विषय है। अजय जी, मैं ये इस ओके बात को ओके मैं हमेशा आपके कहता पास रहा लौटता हूं हूँ संजीव जी, कि मेरे साथ आकाश दुनिया जिंदल की साहब जो भी जुड़े हुए हैं। अब आकाश जिंदल साहब को भी जोड़ता हूँ। हालांकि जो आकाश जिंदल जी के लिए मेरे पास दिलचस्प सवाल है कि अमेरिका पैसे बचाने के लिए डिपार्टमेंट बना रहे हैं, मैं उस टॉपिक पर भी आऊंगा और उस पर भी पूछूंगा। लेकिन आकाश जी, ये जो चीन कोशिश कर रहा है, इसको आप एक अर्थशास्त्री के नजरिए से कैसे देखते हैं? जी अजय जी, पहले तो आपको बता दूं, सीपैक इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में बड़े प्रेम से सीपैक के रूप में जाना जाता है, सीपैक के नाम से। और पाकिस्तान को इसमें बहुत बहुत प्रेम मिला है। क्या क्या प्रेम मिला है बता दूं दर्शकों को। सीपैक में पाकिस्तान को चाइना ने फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करने का एक बहुत बढ़िया टूल बनाया है। अब कैसे कैसे एक्सप्लॉइट हुआ आज तक पाकिस्तान, 3.86% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंडिंग हुई है पाकिस्तान को। जो लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को समझते हैं, पहचानते हैं, ये एक हाईली हाईली बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा दर्शकों को। हिंदुस्तान ने जापान से समझदारी भरा इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन लिया बुलेट ट्रेन के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 0.1%, मात्र 0.1%। यहां है 3.86%। तो चाइना का किस तरीके से ये टूल है पाकिस्तान को फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करने का, पाकिस्तानी भी अब इसको समझ रहे हैं। दूसरा, सीपैक में क्या किया इन्होंने, सीपैक में हाईली ऑब्सोलीट पावर जनरेशन मशीनरी, ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड पावर जनरेशन मशीनरी बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पे पाकिस्तान को बेची गई। यानी हमारा माल खरीदो महंगे दाम पे और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो हम सब जानते हैं ऑलरेडी दिवालियेपन के कगार पे पहुंची हुई है, उसमें चाइना का भी अच्छा खासा योगदान है। तो एक चीज तो दर्शकों की भ्रांति क्लियर कर दूं कि सीपैक से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। सीपैक एक फेल्ड प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान जो है फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट हुआ है। और चाइना ने भी बीच बीच में आज से 2 साल पहले इंडिकेशन दी थी कि सीपैक में आप किसी और पार्टनर को ले आइए, हमारे बस का नहीं लग रहा। अब अगर वो चाहते हैं कि हमारी मिलिट्री आके इसको प्रोटेक्ट करेगी, तो सबसे पहला सवाल तो पाकिस्तान के लिए खड़ा होता है, उनकी मिलिट्री क्या कर रही है। यानी कि ये कहीं ना कहीं क्या ये एक्सेप्टेंस है उनकी तरफ से कि उनकी मिलिट्री उतनी केपेबल ही नहीं है कि वो जो है वहां प्रोटेक्शन दे सके, उसको संभाल सके। उनकी मिलिट्री, उनकी पैरा मिलिट्री, उनकी देखिए 15,000 सैनिकों का एक बनाया गया था, टीम भी बनाया था पाकिस्तान ने, फिर भी वो आतंकी गतिविधियों को नहीं रोक पाए। तो अब आप देखिए कि पाकिस्तान के पैनलिस्ट जब हमारे साथ आते हैं नेशनल चैनल पे, क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम हिंदुस्तान के ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे अगर आज आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो दुनिया को क्या एग्जिबिट कर रहे हो कि आप पाकिस्तान के अंदर जो आपका सबसे प्यारा प्रोजेक्ट है, हालांकि उसने फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया आपको, यू कांट प्रोटेक्ट दैट। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की जनता को पाकिस्तान से सवाल पूछना चाहिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों से, कि ये क्या हो रहा है, क्या ये प्रपोजल आई है और क्या आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो पाकिस्तान की जो है मिलिट्री की, पाकिस्तान की पुलिस की या पैरामिलिट्री की क्या जो है वहां पे एफिशिएंसी रह जाती है, क्या उनका टैलेंट रह जाता है। हिंदुस्तान के लिए जहां तक बात है, हिंदुस्तान के लिए जाहिर सी बात है, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है सबसे पहले हमारी सॉवरेनिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं तो ये मानता हूं इकोनॉमी तब चलेगी जब हमारी सीमाएं जो हैं सुरक्षित रहेगी। अगर हमारी सीमाओं पर ही कोई रिस्क है तो कहां आकाश जिंदल बैठ के बड़ी बड़ी डील्स करेगा। आज हमारी जो है सीमाएं सुरक्षित है, तब जाके आकाश जिंदल जैसे लोग 5 स्टार होटल में माइक उठा के अंग्रेजी में भाषण देते हैं और बड़ी बड़ी डील्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी सॉवरेनिटी, इट्स ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल जो है एब्सोल्युटली यस आकाश जी, तो ये तो खैर पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट के तौर पर करीब इस्टेब्लिश हो चुका है, ये हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन पाकिस्तान आत्महंता भी है, पाकिस्तान खुद को तो डुबो रहा है, वो हमारे लिए भी क्या खतरे पैदा कर रहा है, मुद्दा ये है। और जब चीन यहां पर इस तरीके से अपने सैनिकों को उतारने की बात कर रही है, बहरहाल ये इससे अब आगे हम बढ़ते हैं, बड़ा ही दिलचस्प है अपने आप में। और आकाश जी आपके पास भी और संजीव जी आपके पास भी लौटता हूं कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स अब अमेरिका में पैसे बचाएंगे। जी, अमेरिका की सरकार उन्हें पैसे बचाने वाले विभाग का चीफ नियुक्त कर रही है। और ये भी खास बात है कि दुनिया के सबसे अमीर देश भी है अमेरिका, तो वहां पैसे बचाने की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट नियुक्त होने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ट्रंप ने अमेरिकी सरकार का खर्च बचाने और अपनी सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बाकायदा एक नया विभाग बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसका काम सरकारी कामकाज में तेजी लाना होगा
बिना वजह के नियमों को, कानूनों को खत्म करना और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के सरकारी खजाने पर बोझ को कम करना होगा। इससे भी बड़ी खबर यह है कि इस विभाग को एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के हवाले किया गया है और ये दोनों ही बड़े उद्योगपति हैं। यह विभाग सरकार का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन सरकार को बाहर से सलाह देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस विभाग के बारे में कहा है कि एलन मस्क और विवेक रामास्वामी दोनों अद्भुत हैं और मेरे प्रशासन के लिए नौकरशाही को खत्म करने, फिजूल खर्ची करने में कटौती करने, गैर जरूरी नियमों को खत्म करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का काम करेंगे। ये हमारे सेव अमेरिका एजेंडे के लिए जरूरी हैं। तो आपको बताएं कि DOGE जो विभाग है, इसकी जिम्मेदारी सरकारी एजेंसियों के रिस्ट्रक्चर की भी होगी, जिसमें बेकार खर्चे में कटौती होगी। खुद मस्क ने कहा है कि वो सालाना $2 ट्रिलियन की बचत कराएंगे और उन्होंने इस पर बयान दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों बड़े कारोबारियों को सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं दी है, बल्कि डेडलाइन भी दे दिया है। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका को आजाद हुए 250 साल हो जाएंगे और 4 जुलाई 2026 ही DOGE की डेडलाइन है। यानी 4 जुलाई 2026 को DOGE विभाग खत्म भी हो जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो ट्रंप ने सरकारी कामकाज को दुरुस्त करने और अमेरिका फर्स्ट नीति लागू करने के लिए खुद को 2.5 साल का वक्त दिया है। ट्रंप ने कहा है कि DOGE मैनहट्टन प्रोजेक्ट जैसा साबित होगा। आपको पता है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट अमेरिका में परमाणु बम विकसित करने का प्रोजेक्ट था और परमाणु बम बनाकर जापान में विस्फोट किए गए थे। इसके बाद जापान ने घुटने टेक दिए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रुख ही बदल गया था। इसके बाद पूरी दुनिया में अमेरिका का दबदबा भी कायम हो गया था। तो क्या अमेरिका फिर से ये DOGE के जरिए अपनी दिशा और दशा बदलने वाला है? ये भी काफी अपने आप में अहम है। तो आइए मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उन्हीं से पूछते हैं कि क्या बड़ा सवाल ये है कि भारत के लिए अमेरिका से ज्यादा ये जरूरी नहीं है ऐसा कोई डिपार्टमेंट? क्या आकाश जी, इस दौर की शुरुआत आपसे, क्योंकि अर्थशास्त्र पर तो नजर आर्थिक जगत पर आपकी रहती है। अमेरिका सबसे अमीर देश, वहां के सबसे अमीर आदमी अब इस पर काम करेंगे कि अमेरिका के खर्चे को कैसे घटाया जाए। हम तो काफी कम GDP वाले हैं अमेरिका के मुकाबले। जी अजय जी, पहले तो कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ दे दूं। अमेरिका का आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अमेरिका को लेके जनरल परसेप्शन यही है कि बहुत रईस देश है और बिल्कुल सही बात भी है। हर हिंदुस्तानी का सपना होता है कि घूमने अमेरिका जाए, कुछ का ये भी सपना होता है सेटल कर जाए अमेरिका में। अमेरिका आज वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं रही है। दर्शकों को बता दूं, अमेरिका में हाई फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब अमेरिका का खर्चा कमाई से कम है। तो अमेरिका बहुत हाई फिजिकल डेफिसिट से यानी घाटे की इकोनॉमी चल रहा है और अमेरिका जैसी इकोनॉमी को इतना कर्जा लेना पड़ा है कि उनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग, कि अमेरिका इतना कर्जा उठा सकता है, उस डेट सीलिंग के बियॉन्ड भी उन्हें कर्जा लेना पड़ा। तो अमेरिकन इकोनॉमी, हम हिंदुस्तान में हमें लगता है रोल मॉडल इकोनॉमी है, हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमी जरूर है, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी आज क्लियरली स्लो डाउन का शिकार है। और रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद 2 क्वार्टर्स तक इनकी GDP ग्रोथ नेगेटिव में, माइनस में रही थी। तो आज आपने बहुत रेलिवेंट ये चीज उठाई है अजय जी, इसके लिए मुबारकबाद देता हूं आपको और आपके चैनल को कि वहां एफिशिएंसी यानी खर्चा कम करना बहुत बहुत जरूरी है। और यही चीज के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इन 2 लोगों को नियुक्त किया है। एफिशिएंसी लाई जाए, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर को, जो फालतू एक्सपेंडिचर है उसको शायद रिड्यूस किया जाए ताकि सरकार एफिशिएंट बन सके। क्योंकि अमेरिका जो है अपनी डेट सीलिंग के अंदर रहना चाहेगा। अमेरिका जैसी इकोनॉमी डेफिसिट इकोनॉमी नहीं रहना चाहेगी, वो जो है ऐसी इकोनॉमी रहना चाहेगी जहां सरप्लस हो। तो उसके लिए आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब आपका अगला सवाल जो है, क्या हिंदुस्तान में? जी हाँ, बिल्कुल में हिंदुस्तान में एफिशिएंसी आनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी साहब को मैं सैल्यूट करता हूं। उन्होंने अपनी सरकार को और मंत्रालयों को काफी एफिशिएंट बनाया है, खर्चे कम किए हैं। और आज भी देखिए 2023-24 8.2% GDP ग्रोथ हमने एग्जिबिट की है, जो हमसे चारों बड़ी इकोनॉमीज अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान उनसे कहीं ज्यादा है। बट मैं आपके साथ हूं, इंडिया में भी गवर्नमेंट एफिशिएंसी जैसा कोई डिपार्टमेंट आ जाए, चाहे बाहर का डिपार्टमेंट ही हो, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हिंदुस्तान में भी हमने गवर्नमेंट को एफिशिएंट बनाना है। क्योंकि वो चीजें हम नहीं भूले कि कब रोज ही देखते हैं कि एक फाइल लेके जनाब चक्कर लगा रहे हैं, वो फाइल लेके चक्कर लगाते जा रहे हैं, वो जूते गद रहे हैं, उनके खुद गद रहे हैं और काम नहीं हो रहा। कई सरकारी विभाग ऐसे भी है। तो गवर्नमेंट एफिशिएंसी, गवर्नमेंट का फालतू खर्चा कम किया जाए और हिंदुस्तान को भी और पावरफुल इकोनॉमी बनाया जाए, जो कि मोदी साहब का सपना है। मोदी साहब के एफर्ट्स की वजह से
हम ऑलरेडी 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुके हैं। अब मोदी साहब ने हम सबके लिए ख्वाब देखा कि हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बने। आई थिंक उसके अंदर अगर हम एफिशिएंसी ले आते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को इस तरीके से करते हैं कि वो आउटपुट हो, इनपुट आउटपुट। एक बिजनेस में, धंधे में एक असूल होता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, जो हर धंधे में होता है, चाहे एक एमएनसी हो, चाहे एक रेडी वाला भाई हो, चाहे दुकानदार भाई हो, कि कितना वो खर्चा कर रहा है, उसके बदले में क्या उसे मिल रहा है, कितने जो है एम्प्लॉय रख रहा है, वो कितने वो और खर्चे कर रहे हैं अपनी दुकान पे, फैक्ट्री पे, बिजनेस में, और क्या उसके बदले में कमा रहा है। तो आई थिंक अगर एफिशिएंसी हिंदुस्तान में भी इस तरह की कोई चीज आती है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। मैं तो उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान अब बड़ी इकोनॉमी बनता जा रहा है। आज हमारा मुकाबला छोटी मोटी इकोनॉमी से नहीं है। वी आर टुडे कंपीटिंग विद अमेरिका, चाइना, जापान एंड जर्मनी। तो ऐसे में हमारे पास वर्ल्ड क्लास चीजें होनी चाहिए। आज तो 8.2% जीडीपी ग्रोथ हमने शो किया है, सबसे ज्यादा फास्ट है। और अभी भी देखिए आज की तारीख में जीएसटी कलेक्शन, 10 सेकंड और लूंगा, 1.87 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हमने पिछले मंथ अक्टूबर में शो किया है। तो हिंदुस्तान बढ़ रहा है। तो ऐसे में एफिशिएंसी आए और अच्छे, उससे क्या है, आम आदमी को फायदा होगा। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो सबसे पहले महंगाई कम होगी, जो आम आदमी की हमेशा तकलीफ रहती है। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आम आदमी के लिए नौकरियां जनरेट होंगी, आम आदमी के लिए इंक्रीमेंट ज्यादा आएंगे, आम आदमी अपने सपनों को साकार कर पाएगा। जो छोटे छोटे शौक हैं, शॉपिंग करने जाना, बड़ा घर लेना, गाड़ी लेना, वो सब चीजें जो पूरी कर पाएगा। मतलब बेसिक एसेंशियल, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन के अलावा और छोटी छोटी खुशियों के लिए आम आदमी को पैसा हम दे पाएंगे। बहुत अच्छा ख्याल है। एब्सोल्युटली। तो आप कह रहे, इसीलिए संजीव जी, आप तो विदेश के तमाम मामलों पे, डिप्लोमेटिक इश्यूज पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे आप नजर बनाए रखते हैं, लेकिन ये बड़ा ही दिलचस्प है कि अमेरिका एक ऐसे दौर में आकर के एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहा है। वहां पर बाकायदा डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है, उसमें भी कैसे लोगों को रखा जा रहा है ये देखिए। तो इसलिए हमने लिखा है कि क्या मस्क जैसा मंत्री चाहिए हमें भी क्या? आपको क्या लगता है? देखिए अजय जी, ये बहुत ही एक विजनरी सोच है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की। वो अपने पिछले कार्यकाल के दौरान और जब वो 2016 में इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया था, ड्रेनिंग द स्वैम्प। यानी कि अमेरिका के सिस्टम में जो पूरा जो वहाँ पर कूड़ा कचरा है, जो वहाँ के अंदर का कहीं जहाँ कहीं भी भ्रष्ट सिस्टम है, इनएफिशिएंट जो वहां पर सिस्टम है, उसको वो साफ करेंगे। और इस इलेक्शन के दौरान भी यदि आपने उनके कैंपेन ट्रेल के दौरान देखा तो वो कूड़े कचरे की गाड़ी को ड्राइव करते हुए नजर आए। वो एक बहुत ही सिंबॉलिक जेस्चर था अजय जी, उस तरीके के। इसी में जोड़ दूंगा मैं संजीव जी एक छोटा सा और क्वेश्चन, कि क्या ये डिपार्टमेंट बनाना मतलब ये भी बता रहा है कि अमेरिका फिजूल खर्ची बंद करेगा? मतलब कि युद्ध में जो पैसे खर्चे हो रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन में खर्च हो रहा हो, चाहे वो इजराइल में खर्च हो रहा हो, या जहां कहीं भी, उस पर भी लगाम लगाएगा, ये तय लग रहा है, जैसा कहा भी हुआ है ट्रंप साहब ने। देखिए, वैदेशिक स्तर पर जो अमेरिका की जो नीतियों में बदलाव अवश्य आएगा। वो युद्धों को बंद कराना चाहते हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा बचाना चाहते हैं। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, इसके पीछे का जो कारण है वो जाहिर है कि सरकारी खर्चों में जो कटौती को करना चाहते हैं। $2 ट्रिलियन तक की कटौती का लक्ष्य है। और साथ ही साथ जो अमेरिका के जो सिस्टम के अंदर जो जिसके की बात वो करते हैं स्पष्ट रूप से, कि वो डीप स्टेट जो अमेरिका का है उसको भी ट्रीट करेंगे, उसकी भी समस्या को वो एड्रेस करेंगे। पिछले अपने कार्यकाल के दौरान वो ड्रेनिंग द स्वैम्प के ऊपर ज्यादा काम नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी आप देखिए तो उनका जो बयान आया है वो अमेरिका के डीप स्टेट को लेकर के भी आया है कि उसके संदर्भ में भी वो एक्शंस लेने जा रहे हैं। और जाहिर है कि ये जो डिपार्टमेंट है, ये अपना जो काम है उसको 4 जुलाई 2026 तक करके दिखाना है। और मेरा ऐसा मानना है कि इलॉन मस्क हो या विवेक रामास्वामी हो, वो विजनरी लीडर्स हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को रखने वाले नेता हैं। आप इलॉन मस्क को आप देख लीजिए, तो चाहे वो स्पेस एक्स हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो अन्य उनके इनिशिएटिव हो, जो सेमीकंडक्टर, उसी तरीके से विवेक रामास्वामी। एक छोटा सा सवाल जी, एक छोटा सा सवाल आकाश जी से, इसी से जुड़ा हुआ, जो आप जहां तक ले गए हैं बात को, जल्दी से क्योंकि समय खत्म हो रहा है। आकाश जिंदल जी, 2 टॉप बिजनेस लीडर को लगा दिया है इस काम पर,
जो सक्सेसफुल और आउट ऑफ बॉक्स है। अगर भारत में ऐसा कर दिया जाए तो फिर तो ये 60 गांठ मान ली जाएगी कि सरकार और बिजनेसमैन साथ में आ गए। देखिए, ये यहाँ पे कंसल्टेंसी दी जा रही है, एक कंसल्टेंसी दी जा रही है एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने बिजनेस को कामयाब करके दिखाया है। एलन मस्क ने बिजनेसेस को कामयाब करके दिखाया है, उनको एक विजनरी माना जा रहा है। तो हिंदुस्तान में भी अगर किसी कारोबारी ने बहुत एफिशिएंसी दिखाई है, अगर सरकार को सलाह देने आता है तो बहुत अच्छी चीज है। मैं तो अमेरिका को इस आइडिया पे मुबारकबाद दूंगा और हिंदुस्तान में भी ऐसी चीजें आनी चाहिए। जो लोग टैलेंटेड हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे पॉलिटिशियन, अगर देश के फायदे में काम करते हैं तो फिर क्या रखा जाए। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, ये जो 2 नए कंसल्टेंट हैं उनको सबसे पहली सलाह मैं देना चाहूंगा, मैं आकाश उनको देना चाहूंगा, देखिए आप खर्चा कम करना चाहते हैं तो इंडियन आईटी को ज्यादा से ज्यादा लीजिए। हम लोग हैं, इंडियन आईटी है जो वायबल रेट पे जो है आईटी सोल्यूशन देते हैं आपको। तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि इंडिया से ज्यादा आईटी लीजिए। अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि इंडिया से आईटी की आप सोर्सिंग कम करो। अमेरिका फर्स्ट तो तब होगा जब इंडिया से आईटी की सोर्सिंग करोगे। टैलेंटेड लोग हैं, वायबल रेट पे आपको आईटी देते हैं। तो सबसे पहले तो एक कंसल्टेंसी जो है, इन कंसल्टेंट्स को मैं देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान से ज्यादा जो है समय ज्यादा इंपोर्ट करो, आपका फायदा हो जाएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी अमेरिका की। हम तो वायबल रेट पे देने वाले लोग हैं। तो सबसे पहला सलाह तो ये माने, हाँ तो अमेरिका फर्स्ट अपने आप हो जाएगा। और हम तो तरक्की कर ही रहे हैं, हमारी आईटी को भी जो है और आकाश जी टाइम आप बड़ी देर आपसे इस पर बात हो सकती है और बहुत सारी सरकार को भी यहाँ से कई टिप्स मिल सकते हैं, लेकिन अपने आप में आप दोनों ही दिलचस्प है कि ये मान रहे हैं कि बड़ा ही क्रांतिकारी कदम है अमेरिका के लिए, तो भारत भी क्यों नहीं इससे सीखे और अच्छी बातें हमें से सीखनी चाहिए। तो क्या भारत में भी एफिशिएंसी और रेड टेपिज्म को कम करने के लिए और कम करने के लिए कोशिशें हो रही हैं, ऐसे विभाग बनाए जा सकते हैं। धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और स्पेशल इस शो के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें मेरी सहयोगी फरहा के साथ।